welcome to Bavo 100 and BSc Academy in collaboration with Let's Inspire बिहार। आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है और अभी आप लोगों ने एग्जाम को दिया है और मेरे तरफ से आप लोग को अग्रिम बधाई कि आप एग्जाम में आपका सिलेक्शन हो और आप बीएससी के साथ पढ़े और अपने करियर को, अपने फ्यूचर को एकदम ब्राइट करें। तो मैं फैकल्टी ऑफ इंग्लिश ओम मिश्रा आपके साथ। आपने जो अभी एग्जाम दिया तो उसमें जो इंग्लिश के पार्ट 4 सेक्शन में जो आपके क्वेश्चन थे 25 क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिटेल्स में समझेंगे कि किसका क्या आंसर होगा, सही आंसर क्या होगा और आपने क्या आंसर किया है, क्या होना चाहिए, क्या आपका सही है या फिर गलत है। इन सारी बातों को हम लोग आज इस सेक्शन में, इस सेशन में चर्चा में रखेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, मैं इंग्लिश की बात कर रहा था, इंग्लिश में 76 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। आप देखेंगे अपने पेपर में, आप अपने पेपर को हाथ में ले सकते हो, उसमें 76 से आपका इंग्लिश का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। तो आइए हम लोग 76 को देखते हैं। सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। ऐसे क्वेश्चन आप लोग बनाए होंगे, इसको हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा और हम लोग अभी इंग्लिश की बात कर रहे हैं ना, तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो यहाँ पे हम लोग को लिखा गया है कॉजिंग ग्रेट डैमेज और सफरिंग, मतलब इसके बदले में हम लोग एक कौन सा वर्ड यहाँ पे चूज कर सकते हैं। हमारा क्वेश्चन का नेचर ये है। तो चलिए, कॉजिंग ऑफ ग्रेट डैमेज और सफरिंग मतलब कि बहुत बड़ा डैमेज होना या सफ़र होना, उसको हम लोग एक साथ एक वर्ड में क्या बोलेंगे। तो यहाँ पे हम लोग का जो पहला वर्ड है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे, हम लोग का जो पहला वर्ड है दैट इज कैटास्ट्रॉफिक। तो कैटास्ट्रॉफिक का मतलब तबाही होता है ना, हैजर्ड होता है। तो यही हम लोग का आंसर होना चाहिए, लेकिन आगे हम लोग पहले देख लेते हैं बाकी सारे को। और यहाँ पे जो हमारा दूसरा वर्ड है स्पैस्मोडिक, तो इसका मतलब होता है पीरियोडिक, यानी कि इस तरीके का पेट में कभी कभी किसी को दर्द होता है, मतलब एक बार दर्द हुआ फिर रुका फिर दर्द हो गया, है ना, जिसको अकड़न हम लोग बोल सकते हैं हिंदी में। तो स्पैस्डोमिक मतलब कि रुक रुक करके होने वाला, ऐसा इस तरह का सेंस। और ये कैज्म है, कैज्म का मतलब होता है खाई। क्या होता है? खाई, है ना, खाई, जिसको हम लोग गल्फ भी बोलते हैं ना, कैज्म। और यहाँ पे जो हम लोग का वर्ड है कैटेटोनिक, कैटेटोनिक का मतलब होता है अचंभे में दिखना, मतलब कि कोई आपको बहुत कंफ्यूजन में दिख रहा है, उस तरह के फीलिंग को कैटेटोनिक बोलते हैं। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि हमारा जो सुटेबल और सबसे सही आंसर है दैट मस्ट बी ए। तो 76 का आपने आंसर अगर ए किया है तो आप सही दिशा में जा रहे हैं, आपका सही है। तो 76 का आंसर हमारा क्या हो गया? ए। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और हम लोग दूसरे क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 77, फटाफट हम लोग सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। यहाँ पे हमारा है गिवन बिलो आर 4 जम्बल सेंटेंसेस, आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस पिक द वन दैट गिव्स देयर करेक्ट ऑर्डर। मतलब इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग रीअरेंजमेंट बोलते हैं या जंबल सेंटेंस बोलते हैं। अगर आप थोड़ा सा भी जनरल कंपटीशन की जानकारी रखते हैं या कोई एग्जाम दिए हैं या देने वाले हैं, तो ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में जरूरी से पूछे जाते हैं। यानी कि इसमें जो सेंटेंस होते हैं वो बिखरे होते हैं और आपको उसको लॉजिकली ऑर्डर को डेवलप करना है और उसको सही कर देना है। तो आइए हम लोग पहले इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हालांकि आपने पढ़ रखा है, मैं जानता हूं, फिर भी हम लोग इसको एक बार देखते हैं। दे ऑल्सो बिलीव दैट। अब देखिए, दे जो है इसमें हम लोग को ये देखना है कि सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को नाउन को सर्च करना है। अगर किसी भी सेंटेंस में नाउन होता है तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन होता है। दे हमारा प्रोनाउन है, ये पहला नहीं हो सकता है ना। उसके बाद यहाँ पे फाइनली, फाइनली मतलब ये तो फाइनली लास्ट की बात हम लोग कर रहे हैं ना, ऐसा। तो फाइनली, फाइनली, तो फाइनली भी हमारा पहला नहीं हो सकता है। दे फिर आगे ये पहला नहीं हो सकता है। तो डी में देखते हैं हम लोग मिनिमलिट्स। मिनिमलिस्ट मतलब क्या होता है कि जो कम साधनों में कम खर्च में जीवन यापन करते हैं, ऐसा। तो ये हमारा नाउन है और मिनिमलिस्ट जो एक नहीं हमारा ये पहला होगा, तो हमारा डी पहला होगा। ये बात आप समझ रहे हैं। देखिए, नाउन और प्रोनाउन अगर सेंटेंस में आते हैं बाबू, तो सबसे पहले नाउन आना चाहिए। जैसे रानी पढ़ने में तेज है, वह रोज स्कूल जाती है, ऐसा कभी आप नहीं बोलेंगे कि वह रोज स्कूल जाती है, रानी पढ़ने में तेज है। नाउन को जो रिप्लेस करता है वो प्रोनाउन होता है। और रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग सर्च करते हैं क्या कहीं नाउन है, तो नाउन है तो आंख बंद करके आप उसको पहला कर लोगे, ठीक है। तो यानी कि हमारा डी पहला होगा। अब देखिए करना क्या है, हेलो ये समझो आप लोग, यहाँ पे डी पहला होगा तो ए इसमें पहले है तो इस पे दिमाग नहीं लगाना है, हटाइए इसको। इसमें सी पहला है तो इस पे दिमाग नहीं लगाना, हटाना है, इसको एलिमिनेट कर दीजिए। अब हमारे पास बच गया एक ए और एक क्या बच गया? सी। आगे बढ़ते हैं। तो बिलीव दैट क्लटर कॉजेज अ लॉट ऑफ स्ट्रेस एंड वेस्ट प्रेसियस स्पेस। उसके बाद यहाँ पे है कि दे ऑल्सो बिलीव, यानी कि यहाँ पे क्या लिखा गया है हम लोग का, ये
बिलीव, और इसमें हम लोग ऐड कर रहे हैं दे ऑल्सो बिलीव, यानी कि कहीं ना कहीं इसी बात का कनेक्शन है। ऑल्सो जैसे कि ऑल्सो लगा रहे हैं मतलब हम लोग उसमें और जोड़ रहे हैं, उसी सेंस को आगे डेवलप कर रहे हैं। तो ये हमारा 100% क्या होगा, दूसरा होगा, है ना। तो यानी कि डी के बाद क्या होगा, ए होगा। तो डी के बाद इसमें क्या है, सी है, इसको भी हटाइए, और डी के बाद यहाँ पे ए है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, डी ए सी बी। तो डी हम लोग पढ़ लिए, ए पढ़ लिए, अब हम लोग एक बार सी को पढ़ लेते हैं। दे फर्दर एडवाइस दैट वन कैन बिगिन द प्रोसेस ऑफ डिक्लटरिंग बाय फर्स्ट चेकिंग इफ द थिंग्स वन विशेज टू गिव अवे आर स्टिल यूजेबल एंड अवेलेबल। और उसके बाद फाइनली लास्ट में ये हम लोग को सेंटेंस को अरेंज कर लेना है, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी ए सी बी। अब हम लोग जब एग्जाम देते हैं ना, तो हम लोग सारे को पढ़े उतना हमारे पास समय होता नहीं है, तो हम लोग देखेंगे कि कहाँ से शुरू करेंगे, और उसके बाद एक दो हम लोग मुश्किल से देखेंगे, और फिर हम लोग सही आंसर को कर लेंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने सी को आंसर किया है, वेरी कन्फर्मली सी। नाउ हम लोग आगे बढ़ते हैं 78, क्वेश्चन नंबर 78 आपके साथ मैंने जोड़ दिया है। आइए इसको देखते हैं। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द नरेशन, यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच भी इसको हम लोग बोलते हैं, स्पीच, असर्शन, नरेशन, कई तरीके से आप बोल सकते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। मुझे उम्मीद है, पक्का उम्मीद है कि आप लोग 9th में 10th में 11th में ये पक्का ये सब टॉपिक आप पढ़े होते हैं, टाइम एंड टेंस या फिर स्पीच, वॉइस, ये 2-3 टॉपिक तो लगता है ना कि हम लोग को पढ़ना या पढ़ाना जन्म सिद्ध अधिकार होता है, नहीं। तो चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं जी। यहाँ पे हमारा है कि द प्रीस्ट सेड टू मी यू हैव कमिटेड अ कॉर्डिनल सीन। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे सेड है, यानी कि हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये सिंपल पास्ट टेंस में है, ठीक है। तो जब सिंपल पास्ट टेंस में है तो ये हैज, हैव जो है हैड में चेंज होता है। यहाँ पे हमारा क्या होगा, हैड होगा। देखिए मैं आपको जो भी बात कर रहा हूँ जनरल कंपटीशन की एग्जामिनेशन के व्यू से कर रहा हूँ, क्योंकि आपका 2 चीज़ का चेक होता है, एक स्पीड और दूसरा एक्यूरेसी। मतलब किसी भी क्वेश्चन को आप कितना जल्दी अटेम्प्ट लेते हैं और साथ में आप कितना सही लेते हैं। ये नहीं कि जल्दी जल्दी हम लोग अटेम्प्ट ले रहे हैं और क्वेश्चंस को गलत गलत बनाते जा रहे हैं, फिर कोई फायदे नहीं होने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो, ये तो समझ रहे हैं ना कि हैव है तो हैव का हैड होता है। अब देखिए इसमें हैव है, इसको हटाइए, इसमें विल भी है, इसको हटाइए, इसमें एम है, इसको हटाइए, एक ही जी है जिसमें हैड है, यानी कि द प्रीस्ट टोल्ड मी दैट आई, और यू सेकंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो आई हो गया हैड कमिटेड अ कॉर्डिनल सीन। तो हमारा आंसर क्या हो गया यहाँ पर, ए। अब देखिए ये थोड़ा सा जो बच्चे पहली बार इसको देख रहे हैं तो उनको अटपटा लगेगा, सर ये कैसे बता रहे हैं, लेकिन आपको ये समझना होगा कि हम लोग जल्दी कैसे बनाएंगे। समझ रहे हैं ना, यहाँ पे हैव है तो हैव का क्या होगा, हैड होगा। हैड एक ही में है, आंख बंद करके हम लोग इसको आंसर करेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने आंसर 78 का ए कर लिया है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। आइए हम लोग इसको भी देखते हैं, और थोड़ा सा भी अगर आप बढ़िया से पढ़ें, आपका स्कूलिंग बढ़िया से हुआ है, तो निश्चित तौर पे आप सारे क्वेश्चंस को आराम से बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द वॉइस, इसमें एक्टिव पैसिव यानी कि हमने वॉइस को चेंज करना है हमें, ऐसा है ना। आइए देखते हैं, यहाँ पे है कि somebody feeds the stray dog daily, somebody feeds the stray dog daily, ये हमारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। यानी कि एक्टिव वॉइस में है हमारा, ये पैसिव वॉइस में चेंज होना है। तो यहाँ पे हम लोग को ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के पैसिव वॉइस में हमारा इज एम आर आता है क्या, तो डेली समबडी हैज, ये हैज आया है, हटाइए इसको, वाज आया है, हटाइए इसको, विल भी आया है, हटाइए इसको, इज आया है, यही होगा। एक बार पढ़ भी लेते हैं। तो द स्ट्रे डॉग हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, भटका हुआ कुत्ता इसका मतलब हो गया है ना, जो पालतू नहीं है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया द स्ट्रे डॉग, और यहाँ पे हमारा क्या हो गया, इज फेड। फीड का V2 क्या होता है, V3 फेड होता है डेली बाय समबडी। हालांकि देखिए समबडी हमारे ऑप्शन में दिया है, तो हम लोगों ने इसको आंसर कर रहे हैं हम लोग, लेकिन समबडी, नोबडी, नो वन, एनीबडी, एनीबडी, एवरीवन, इस जो बडी और वन से जो हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं उसको जनरली हम लोग पैसिव वॉइस में इग्नोर करते हैं, नहीं रखना चाहिए। लेकिन यहाँ पे चूंकि ऑप्शन में अब दूसरा कोई विकल्प है नहीं, दैट्स वाई हम लोग इसको चुनेंगे यहाँ पे, और हमारा आंसर क्या होगा, यहाँ पे सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी। दैट्स वेरी क्लियर ना। चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन बिलो आर 4 जंबल सेंटेंस। आइए एक बार फिर से उस तरीके का सवाल जहाँ पे आपको रीअरेंज करना है ना। देखिए आप जब जनरल कंपटीशन के एग्जाम को देते हैं
तो आपको जो नहीं 3 तरीके से आपके एग्जाम पूछे जाते हैं। कुछ हमारे जो क्वेश्चन होते हैं वो वोकैब बेस्ड होते हैं, जिसको वर्ड्स भी आप बोलते हैं। कुछ क्वेश्चन हमारे ग्रामर बेस्ड होते हैं, और ग्रामर आप पढ़ेंगे तो उससे 2 तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, कॉमन एरर और दूसरा सेंटेंस इंप्रूवमेंट, या फिर सिंगल फिलर डबल फिलर का भी अटैचमेंट ग्रामर के साथ जुड़ता है। और तीसरा जो हमारा सेक्शन होता है वो रीडिंग एबिलिटी को, यानी कि लैंग्वेज पे आपका कितना पकड़ है, तो ये लैंग्वेज पे पकड़ को देखा जाता है। यहाँ पे फिर से हम लोग को रीअरेंज करना है, सेंटेंस को सही ऑर्डर में डेवलप करके दिखाना है आपको। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे एज सुन एज, ये कभी भी पहला नहीं होगा। दिस स्टोरी, फिर गुंज। अब देखिए गुंज जो है हम लोग का नाउन है। गुंज लीडिंग एनजीओ है ना, एनजीओ है ऑफ इंडिया, आपने भी इसका नाम सुना होगा। दिस इज वेरी फेमस एनजीओ गुंज, है ना। तो गुंज ये हमारा हो गया। और रिसेंटली तो हमारा सी पहला होगा, सी पहला होगा। मैं बार बार बोल रहा हूं कि अगर किसी भी सेंटेंस को, किसी भी क्वेश्चन को रीअरेंज करना है आपको, ठीक है, तो अगर नाउन है तो बाबू आंख बंद करके उसको पहला कंसीडर कर लो। आप पढ़ के भी समझ लेते हैं, पढ़ के भी आप समझ सकते हैं, बना सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्विक रिस्पॉन्स आप में डाल रहे हैं, कैसे जल्दी से आप क्वेश्चन को बना लेंगे। तो यहाँ पे हमारा नाउन है सी, यानी कि सी हमारा क्या होगा, पहला होगा। अब देखो डी पहला है, इसमें इसको हटाइए, इस पर दिमाग नहीं लगाना है। सी है, इसको ठंडे बस्ते में अभी रखेंगे हम लोग। उसके बाद यहाँ पे भी सी है, ये डी है, डी को हटाइए। अब चलिए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे हो गया हमारा गुंज, अ लीडिंग एनजीओ ऑफ इंडिया रन्स अ क्लॉथ फॉर वर्क स्कीम एंड गिव्स क्लॉथ्स एंड यूजफुल आइटम्स इन एक्सचेंज फॉर वर्क डन, है ना। इस तरह का सिस्टम यहाँ पर है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग के, अब ये तो हो गया कि सी हमारा पहला होगा। अब इसके बाद होगा क्या, तो एज सुन एज सी वॉज गिवन द स्लीपर्स, तो सी यहाँ पे आया है। तो सी कभी भी हमारा जो है कि नहीं दूसरा सेंटेंस नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि सी किसके लिए आया है, सी किसके लिए आया है, तो किसी महिला के लिए आया है, किसी लड़की के लिए है, तो उसका नाम या उसका जिक्र पहले होना चाहिए। बिकॉज पहले नाउन देन क्या, प्रोनाउन। तो हम लोग यहाँ पे नीचे पढ़ेंगे तो एक है, एक और सेंटेंस यहाँ पे, एक रिसेंटली एज पार्ट ऑफ द स्कीम एन ओल्ड लेडी इन मध्य प्रदेश विलेज वाज गिवन अ पेयर ऑफ स्लीपर्स, ऐसा। और इसी ओल्ड लेडी के बदले में हम लोगों ने क्या यूज किया है, यहाँ पे सी यूज किया है। यानी कि पहले हमारा ओल्ड लेडी वाला स्टेटमेंट होगा, सेंटेंस होगा, यानी कि डी होगा, तब डी के बाद क्या होगा, ए होगा। तो डी के बाद ए, और यहाँ पे सी के बाद ए है, सी के बाद ए, तो सी के बाद ए नहीं होगा, तो हमारा आंसर क्या हो गया, सी डी ए बी, यानी कि सी हमारा आंसर हो जाएगा। बोलिए कोई डाउट? फटाफट हम लोग बना ले, फटाफट हम लोग बना रहे हैं। ये क्विक रिस्पांस, और आगे चल के वैभव 100 में आपका सिलेक्शन होता है, तो फिर आप हम लोग के साथ जुड़ेंगे, और फिर हम लोग इंग्लिश को दूसरे तरीके से पढ़ेंगे। जो आपने पढ़ा है वैसे नहीं, हम लोग ऐसे पढ़ेंगे कि आप में क्विक रिस्पांस है और फटाफट आप क्वेश्चन को बना लेते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट यहाँ पे आगे देखेंगे जी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ मैंने जोड़ दिया। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, आप देखिए इसका इंस्ट्रक्शन क्या है, पहले इंस्ट्रक्शंस के थ्रू आप समझेंगे। Select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence. If no substitution is required, select no improvement. ऐसे सवाल को हम लोग सेंटेंस इंप्रूवमेंट बोलते हैं। सेंटेंस इंप्रूवमेंट मतलब कि सेंटेंस का जो कोई हिस्सा होता है वो इंप्रूव्ड नहीं होता है, यानी कि इनकरेक्ट होता है, गलत होता है, और आपको उसको क्या कर देना है, सही कर देना है। तो हम लोग को वो अंडरलाइन करके दिया है, यहाँ पे बोला गया कि वो अंडरलाइन कर दिया गया है, उसके जगह पे क्या होगा आपको चुनना है। तो अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे, सी इज अ वेरी गुड स्प्रिंटर, स्प्रिंटर मतलब रनर, धावक, है ना, दौड़ने वाली। आई कांट रन एज फास्ट एज सी डज, मतलब कि वह बहुत बढ़िया जो एक रनर है और मैं उतना नहीं दौड़ सकता, उतना तेज नहीं दौड़ सकता उसके जैसा, ऐसा आपने बोला है। तो यहाँ पे जो एज फास्ट एज, आई कांट रन एज फास्ट एज सी डज, फास्ट यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे एज सी डज है। अब देखो एज सी डज, तो इसके जगह पे क्या हो सकता है, तो अब यहाँ पे देखेंगे लाइक सी वॉज डूइंग, लाइक सी वॉज डूइंग, तो लाइक जो है कि नहीं, लाइक हम लोग का प्रीपोजिशन है यहाँ पर, है ना, और प्रीपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन आता है, प्रीपोजिशन के बाद क्लाउज नहीं आता है, इसलिए ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल नहीं होगा। और दूसरा यहाँ पे इज है और यहाँ पे क्या है, वाज है, पास्ट में, इससे भी ये गड़बड़ है। उसके बाद एज सी डज, तो डज रहता था ना, सी थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन में हम लोग वर्ब के साथ क्या लगाते हैं, एस या एस लगाते हैं, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी नहीं होगा। एज सी डूइंग, तो
एज सी डूइंग, तो इसमें इज रहना चाहिए था, तब ना सेंटेंस कंप्लीट होता है। एज सी डूइंग जैसे कि एज यू प्लेइंग, यू आर प्लेइंग होना चाहिए ना, ये भी हमारा नहीं होगा। तो कुल मिला के इसको रिप्लेस हम लोग करना चाह रहे थे, लेकिन रिप्लेस ये कोई भी इसमें आंसर नहीं होगा। और ये हमारा सेंटेंस कुल मिला के सही है, पहले से सही है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि नो इम्प्रूवमेंट करेंगे। मैंने 4 ऑप्शन को इसलिए पढ़ा कि क्या उसके जगह पे कोई और बेहतर विकल्प आ सकता है क्या, किसी सेंटेंस के हिस्से की पॉसिबिलिटी स्ट्रांग हो सकती है क्या, लेकिन हम लोगों ने देखा कि कोई पॉसिबिलिटी स्ट्रांग नहीं हो पा रही है, इसलिए हम लोग इसको लिखेंगे नो इम्प्रूवमेंट। मतलब इसमें इम्प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है, सेंटेंस इज ऑलरेडी इम्प्रूव्ड, सेंटेंस इज ऑलरेडी इम्प्रूव्ड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। 82 यहाँ पे हम लोगों ने नो इम्प्रूवमेंट कर लिया है ए, अब हम लोग 82 की बात कर रहे हैं। 82 क्वेश्चन नंबर 82 आपके साथ मैंने डिजिटल बोर्ड के साथ जोड़ दिया है, हम लोग इसको देख लेते हैं। सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। वही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आपको चुनना है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइक टुवर्ड्स समवन और समथिंग। यहाँ पे हमारे साथ वर्ड जुड़े हुए हैं, सिंपैथी, बी टेलीपैथी, सी एंटीपैथी और डी इम्पैथी। ऐसा ऐसा, अब देखिए ये सारे में पैथी लगा हुआ है, लेकिन आपको पहले मैं आंसर बताऊं कि स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइक टुवर्ड्स समवन और समथिंग, मतलब किसी चीज़ के प्रति आपके अंदर नफरत पैदा हो जाना है ना, घृणा पैदा हो जाना, आप उसको पसंद बिल्कुल नहीं करते हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे एंटीपैथी। उसके क्या बोलेंगे हम लोग? एंटीपैथी। बात समझ में आ रही है? एंटीपैथी, दैट्स वाई और आंसर मस्ट बी एंटीपैथी। लेकिन मैं आपको ये सारे जो वर्ड आसपास आप देख रहे हैं, इनके साथ भी मैं आपको फेमिलियर बना देता हूँ। हमारा आंसर तो हो गया, उसको क्या बोलते हैं? एंटीपैथी, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए सिंपैथी, सिंपैथी का मतलब होता है सहानुभूति। जैसे आप रोड से जा रहे थे, बाइक लेकर रोड से जा रहे थे, रोड पर से जा रहे थे और देखे कि कोई सी आदमी का एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है ना, तो आपने बोला हो बेचारे का एक्सीडेंट हो गया और फिर आप चले गए, यानी कि आपने उसमें उसका एक्सीडेंट हुआ तो आपने उसका मजाक नहीं उड़ाया, वहाँ पे हंसे नहीं, आपके दिल में थोड़ा सा तकलीफ हुआ, दर्द हुआ है ना, फिर वहाँ से आप निकल लिए, तो इसको हम लोग बोलते हैं सिंपैथी। मतलब उसने आपने वहाँ पे सहानुभूति को दिखलाया, ऐसा। उसके बाद टेलीपैथी, टेलीपैथी मतलब ये होता है कि किसी के दूर से किसी के फीलिंग को समझ लेना, है ना। जैसे हम लोग मूवी देखते हैं और मूवी में मान लो कि एक ऐसा सीन आया जो कि नहीं कि हीरो है और हीरोइन है, दोनों जो कि नहीं किसी कारण से अलग हो गए, है ना, दोनों अलग अलग जाने लगे, तो उनमें जो कि नहीं हीरो अपना अलग रो रहा है, हीरोइन अलग रो रही है, ऐसे तो आपको भी महसूस होता है और वो रो रहे हैं तो आप भी रो रहे हैं, मतलब दूर से आप उसको फील कर रहे हैं कि मेरे साथ भी हुआ था या मेरे साथ भी होगा तो ऐसा ही लगेगा, है ना। तो दूर से अगर किसी चीज़ के किसी तकलीफ को या खुशी को आप फील कर लेते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? टेलीपैथी, है ना। और इम्पैथी मतलब समानुभूति होता है, मतलब इसे कोई बोला कि हमको रहने के लिए घर नहीं है ये वो, तो आपने क्या किया कि 10 रुपये दिया कि जाओ, ठीक है, ऐसे। मतलब कोई आपके पास बेगर आ गया तो कुछ बोलते हैं ना कि हमको ये प्रॉब्लम है, तो आप उतना सुनते नहीं है, सोचते हैं कि बेगर है दे दिए, और वो बोला कि हमको घर नहीं है और आपने उसको घर बनवा के दे दिया, मतलब उसके बात को आपने सीरियस ले लिया, है ना, और उसको घर बनवा के दे दिया, ऐसा कुछ। बहुत सारे अभी फेसबुक वगैरह में देखते हैं कि वो साइकिल से पिज़्ज़ा लेके जा रहा था तो किसी बड़ी कंपनी के ओनर ने देख लिया और फिर उसी को फील किया और उसने उसको कार दे दिया या बाइक दे दिया, या कोई ऐसा बहुत सारा सीन देखते हैं ना हम लोग फेसबुक पर घूमते रहता है, तो उस तरह को हम लोग इम्पैथी बोलते हैं। मतलब कि आपने उसको फील किया और उसके प्रॉब्लम को दूर करने का भी काम किया, तो दैट टाइप ऑफ सेंस इज कॉल्ड इम्पैथी। क्या बोलेंगे उसको? एम्पैथी। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या होगा? एंटीपैथी, है ना। ये तीनों पॉजिटिव वर्ड है और ये एंटीपैथी निगेटिव वर्ड है, और यहाँ पे डिसलाइक निगेटिव है, इसके साथ हम लोग इसको कनेक्ट करेंगे। तो चलिए आंसर सी कर लिए हैं। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ यहाँ पे जुड़ता हुआ और फटाफट आप देखेंगे क्या इसका आंसर होगा। तो यहाँ पे है कि चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द नरेशन। इसमें नरेशन को चेंज करना है। अब देखिए, किरण सेड आई विल रीच पटना टुमारो मॉर्निंग। अब यहाँ पे सेड है, यानी कि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, और रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहता है तो सामने वाले वर्ब इज एम आर वाज वर में बदल जाते हैं, ऐसा हम लोग पढ़े होंगे ना। तो यहाँ पे हमारा जो विल है, तो विल किस में बदलता है? वुड में। शैल, शुड, विल, वुड, ये कैन, कुड, मे, माइट पढ़े हैं ना। तो मैं आपको जल्दी से क्विक रिस्पॉन्स डालो, कैसे पकड़ेंगे बाबू। तो यहाँ पे विल है, तो सबसे पहले आप खोजिए वुड कहाँ पे है। यहाँ पे विल है, एकदम नहीं होगा, विल है, एकदम नहीं होगा, विल है, एकदम नहीं, यहाँ पर वुड है, ये 100% होगा। लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं। आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, किरण, किरण के चलते क्या हो गया? शी हो गया, वुड रीच पटना, और यहाँ पे टुमारो है तो क्या हो जाएगा? नेक्स्ट मॉर्निंग हो गया। यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी।
फटाफट हम लोग इसको देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ मैंने जोड़ दिया है। द स्काई इज क्वाइट ओवरकास्ट, वी वर ब्लैंक्स टू हैव रेन टुडे। तो यहाँ पे क्या होगा, ठीक है ना, तो बादल बिल्कुल छाए हुए हैं ऐसा। तो लाइकली होगा, मोस्टली होगा, श्योरली होगा। श्योरली तो नहीं बोल सकते, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मोस्टली भी यहाँ पे चांस नहीं बनता है। दो वर्ड बन गया चांस में यहाँ पे, एक प्रोबेबली और ये लाइकली। चूंकि यहाँ पे क्या है, संभावना है। बारिश, जैसे बारिश हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे टू लगा हुआ है, तो हम लोग को एक बात याद रखना है कि लाइकली टू, लाइकली के साथ टू आता है इसलिए यहाँ पे, और इसका मतलब संभावना होता भी है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 84 का ए। 84 का आंसर क्या हो जाएगा ए। यहाँ पे फिक्स प्रीपोजिशन टू दिख रहा है हम लोग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पर 85, क्वेश्चन नंबर 85 हम लोग के साथ जुड़ गया है। आइए हम लोग इसको देखते हैं। व्हेन माय फ्रेंड सजेस्टेड गोइंग टू द मॉल फॉर लंच, मेरे मित्र ने मुझे सजेस्ट किया लंच करने के लिए, मॉल में जाने के लिए। आई एग्रीड, मैं तैयार हो गया। और उसके बाद क्या होगा, एट वंस, तुरंत ही। एट लार्ज मतलब बड़े पैमाने पे। एट मोस्ट अधिक से अधिक। एट ईज आसानी से। तो यहाँ पे एट वंस हो जाएगा। आप कोई बोलेगा कि चलो हम लोग चलते हैं यहाँ पर मॉल में या फिर रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, आप बोलेंगे ना कि चलिए भैया देर ना करते हैं, हम लोग जल्दी से निकलते हैं, तो आप तुरंत ही तैयार हो गए, ऐसा एट वंस। तो हियर वेरी सुटेबल, एट वंस, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 85। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर। आपके सामने मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन को डाल दिया है, इसको हम लोग देखेंगे बाबू। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इफ नो सब्स्टिट्यूशन इज रिक्वायर्ड सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट, है ना, इसको इम्प्रूव करना है। तो यू हैव बीन शो अनवेल, हाउ यू फीलिंग नाउ। और यहाँ पे देखिए साइन ऑफ इंट्रोगेशन दिया है, और हाउ के बाद या किसी भी WH वर्ड के बाद अगर सीधे हम लोग यहाँ पे नाउन या प्रोनाउन यानी कोई सब्जेक्ट डालते हैं तो वो कंजंक्शन का काम करता है। जैसे आप बोलते हैं कि आई नो वेयर सी लिव्स, आई नो वेयर सी, वेयर के बाद सी लगा रहे हैं यानी कि ये कंजंक्शन का काम कर रहा है। और आई नो वेयर डू यू लिव, तो वेयर के बाद डू यानी कि वर्ब, तो ये इंट्रोगेटिव वर्ड है। और यहाँ पे साइन ऑफ इंट्रोगेशन हम लोग को इशारा कर रहा है कि इंट्रोगेटिव यहाँ पे सेंस डेवलप करना है। इसलिए यहाँ पे हम लोग को करना होगा कि आर यू फीलिंग नाउ, हाउ आर यू फीलिंग नाउ। तो आर यू फीलिंग यहाँ पर है, डी में है, तो डी हम लोग आंसर करेंगे। बोलिए बात समझ में आ रही है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस यहाँ पे होना चाहिए। तो आर यू फीलिंग करें, यानी कि इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि हमारा जो वर्ब होता है पहले होता है, देन क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, डी हो गया। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, और 87 यहाँ पर हम लोग देखेंगे। 87, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम। अब चलिए इडियम्स एंड फ्रेज हमारे एग्जाम के मतलब कि एक महत्वपूर्ण सेगमेंट होते हैं, चूँकि इसका मीनिंग थोड़ा सा बदल जाता है। आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा ना कि इडियम्स एंड फ्रेज, मुहावरा जिसको बोलते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं कि ऊँट के मुंह में जीरा, लाइक दैट ए ड्रॉप इन द ओशियन। तो ये उसका मीनिंग वेरी करता है, उसको एक अटैचमेंट डेवलप करना पड़ता है कि उसका क्या होगा। जैसे तितर बितर होना, एट 6 and 7 ऐसे करके, है ना, तो वो याद करना होता है हम लोग को, और उसके लॉजिक को समझना होता है। हम लोग आगे जुड़ेंगे तो क्लास में बहुत सारा बात करेंगे, इसके बारे में समझेंगे। फिलहाल इसको देखते हैं हम लोग। तो सुमन रियली हैज ब्लैंक्स, सी मूव टू अ न्यू हाउस जस्ट अ मंथ बैक बट ऑलरेडी हैज़ अ लवली गार्डन। अब देखिए यहाँ पे हार्ट ऑफ गोल्ड मतलब होता है बड़े दिल वाला, मतलब सोने की तरह जिसका खरा दिल है। उसके बाद बैड हेयर डे मतलब कि बुरा दिन, इसका सेंस होता है ये निगेटिव सेंस को, बुरा दिन होना। जैसे कैसे हम लोग कभी गए नहाने के लिए सुबह में तो पानी ही नहीं था, फिर सोचे कि चलो ऐसे ही निकलते हैं, बाइक स्टार्ट करने गए तो बाइक ही स्टार्ट नहीं हो रही, ऐसा कुछ बुरे दिन, है ना, उस तरह के सेंस। और ए फूड इन द डोर, इसका मतलब ये होता है कि किसी भी, जैसे कि आप मान लो कि वैभव 100 में जैसे आपका सिलेक्शन हो जाता है और आप पहली बार BSc अकेडमी में आते हैं, तो उस तरह के सेंस को हम लोग बोलेंगे अ फुट इन द डोर। मतलब कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी कंपनी में या किसी भी सेक्टर में अगर आप पहली बार जाते हैं, पहला कदम रखते हैं ना, ऐसा। और ग्रीन फिंगर्स, ग्रीन फिंगर्स का मतलब ये होता है कि जिसके जो हाथ होते हैं ना, मतलब कि बागवानी या फिर जो फूल पौधे पेड़ पौधे लगाने में एक्सपर्ट होते हैं। जैसे आपके भी घर में कोई होते हैं जो कोई भी पौधा लगा देंगे वो एकदम लग जाएगा, क्योंकि वो प्रॉपर वे से उसका केयर करते हैं। तो वैसे हाथ को, वैसे आदमी को, वैसे महिला को हम लोग ग्रीन फिंगर्स बोलेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं ना कि गार्डन की बात हो रही है, इसलिए इसमें हम लोग बाकी तो सेट नहीं कर रहे हैं ना, तो इसलिए इसका आंसर क्या करेंगे, ग्रीन फिंगर्स। तो डी इसका आंसर कर लेंगे, 87 का डी। 87 का आंसर हम लोगों ने क्या कर लिया, डी। चलिए हम लोग 87
का डी कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग यहाँ पर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ मैंने जोड़ा है, चलिए देखते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम। फिर उसी तरीके का सेम क्वेश्चन आपके साथ है। देखिए तो यहाँ पे है कि पल्लवी वर्कड रियली हार्ड फॉर द एग्जामिनेशन एंड टू गेन सक्सेस। तो यहाँ पे स्ट्रक और शावर नोट, इसका मतलब क्या होता है? स्ट्रक और शावर नोट मतलब कि इल ट्रीट, मतलब कि किसी चीज़ का बुरा लगना है ना, ऐसा। उसके बाद हिट द बुलसाई, मतलब कि परफेक्टली निशाना या सही जगह पे निशाना लगाना, ऐसा। उसके बाद बीट अबाउट द बॉस, इसका मतलब होता है बाल की खाल निकालना या कोई छोटी सी बात को खींचना, बात को बतंगड़ बनाना, है ना, इस तरीके का, है ना। मतलब कि कोई जैसे होता है ना, छोटी छोटी बातों पे ओवर ट्रिवल्स हम लोग झगड़े कर लेते हैं और उसको बड़ा कर देते हैं ना, तो उस तरीके के सेंस को बोलते हैं बीट अबाउट द बॉस। उसके बाद डी में है लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न, मतलब कोई कसर नहीं छोड़ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि पल्लवी वर्कड रियली हार्ड फॉर द एग्जामिनेशन एंड, और यहाँ पे लीव का V3 क्या है? लेफ्ट है। तो यहाँ पे चूंकि V2 है, यहाँ पे V2 है ना, और यहाँ पे जोड़ेंगे हम लोग तो यहाँ पे एंड से, तो दोनों V2 होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे लेफ्ट लगा हुआ है। तो लीव नो स्टोन अनटर्न का लेफ्ट हो गया यहाँ पे, तो यही हमारा आंसर होगा, डी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, आइडेंटिफाई द वर्ड दैट इज मिस स्पेल्ड। कोई इसमें वर्ड है जो मिस स्पेल्ड है, मतलब गलत है ना। और देखिए इसके लिए 32 स्पेलिंग रूल्स होते हैं, है ना। हम लोग किसी भी वर्ड को देख के पहचानने लगेंगे कि कौन सही है कौन गलत है, ये रूल्स हम लोग पढ़े रहेंगे तब। फिलहाल हम लोग इसको देखेंगे। एक वर्ड इसमें गलत है और बाकी सही है, तो हम लोग को बताना है कि कौन सा मिस स्पेल्टली मतलब कि यूज़ किया गया है, कौन सा गलत है। तो चलिए यहाँ पे हमारा जो वर्ड है एस्थेटिक, एस्थेटिक मतलब होता है रिलेटेड टू ब्यूटी, मतलब सौंदर्य संबंधी, रिलेटेड टू ब्यूटी, है ना। उसके बाद इक्विवोकल, इक्विवोकल मतलब होता है अस्पष्ट या संदिग्ध, है ना। उसके बाद यहाँ पे हम लोग का जो वर्ड है कैटास्ट्रोफे, तो ट्रॉफी TROPHE होता है यहाँ पे, TROPHE मतलब CATASTROPHE, और ये स्पेलिंग हमारा क्या है? गलत है। जीनियस तो वर्ड आप जानते हैं, इंजीनियस समझ रहे हैं हम लोग। यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? C। TROPHE होता है कैटास्ट्रोफी का, तबाही इसका मतलब होता है। ऊपर भी एक हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में ये वर्ड देखे थे। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, तो इसका आंसर सी कर लिए हम लोग, है ना। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आई एम रियली बोर्ड ऑफ दिस मूवी व्हेन वॉज इट एंड। अब ये कॉमन एरर के सेक्शन है, इसमें हम लोग 2 क्वेश्चन देखेंगे कॉमन एरर के, यानी कि सेंटेंस का कोई पार्ट जो एक नहीं एरर होता है और आपको अपने सूझबूझ से अपने ग्रामेटिकली जो आपने पढ़ा हुआ है ग्रामर को, तो ग्रामेटिकली आप कितने स्ट्रांग हुए हैं ये इसमें देखा जाता है। यहाँ पे आई एम रियली बोर्ड ऑफ दिस मूवी, मतलब कि वास्तव में ना मैं इस मूवी से क्या हो गया हूँ? बोर हो गया हूँ, है ना। ऐसा व्हेन वॉज इट एंड, यह कब खत्म हुआ था कि होगा, ऐसा होना चाहिए ना, यानी कि व्हेन विल इट एंड होना चाहिए, तो यहाँ पे विल होना चाहिए था। तो व्हेन वाज, ये जो डी सेगमेंट है, बोर हो गया हूँ, कब खत्म हुआ था, ये सेंटेंस तो बिल्कुल गलत लग रहा है ना। कब खत्म होगा, जैसे कोई कार्यक्रम आप देख रहे हैं अच्छा नहीं लग रहा है तो आप वेट करते हैं ना कब खत्म होगा कि यहाँ से मैं निकलूँ, है ना। कब खत्म हुआ था ऐसा तो नहीं बोल सकते हैं। दैट्स वाई व्हेन वाज जो एक नहीं, ये गलत है, यहाँ पे जो एक नहीं विल होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी, मतलब ये हिस्सा गलत है कुल मिला के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। यहाँ पे आई एम गोइंग टू द एयरपोर्ट टू रिसीव माई फ्रेंड। आइए ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। आप लोगों ने कभी इन्फिनिटिव और जीरंड के बारे में सुना होगा। 2 + V1 इज कॉल्ड इन्फिनिटिव एंड वर्ब प्लस ing इज कॉल्ड जीरंड। हालांकि इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोलते हैं, ये आगे हम लोग देखेंगे। फिलहाल ये आपको समझना है कि 2 + V1 इज कॉल्ड इन्फिनिटिव, नॉट 2 + V5, एंड हियर 2 + V5 रिसीव्स। रिसीव्स इज इनकरेक्ट, रिसीव इज वेरी सुटेबल। यहाँ पे हम लोग को रिसीव लिखना है ना, तो यानी कि टू रिसीव वाला हिस्सा जो है गलत है। सही आपको नहीं इसमें लिखा मिलेगा, आपको बताना है कि कहाँ पर गलत है। तो कहाँ पर गलत है? टू रिसीव्स नहीं होगा, क्या होगा? टू रिसीव, 2 V1 होता है। आई वांट टू ईट्स नहीं होता है, आई वांट टू ईट होता है। 2 + V1 इज कॉल्ड इन्फिनिटिव एंड हियर इन्फिनिटिव इज यूज्ड बट द टर्म इज इनकरेक्ट, दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू इंप्रूव द सेंटेंस। तो यहाँ पे टू रिसीव के जगह पे रिसीव्स के जगह पे रिसीव होगा, तो हम लोग आंसर क्या कर लेंगे? शी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे है कि सिनोनिम बतलाना है ना। सिनोनिम, एंटोनिम, हम लोग को सेंस ये सब डेवलप करना होगा। सिनोनिम्स मतलब उसके जैसा,
एंटोनिम्स मतलब अपोजिट, होमोनिम्स, होमोफोन्स, पैरोनिम्स, ये सारे वर्ड के सेक्शन हैं। वर्ड के सेक्शन से हम लोग अभी गुजरने वाले हैं, वर्ड्स को देखने वाले हैं। तो यहाँ पे जो हमारा वर्ड है बॉडी, तो बॉडी का मतलब क्या होता है, मतलब होता है गंदा, भद्दा, अश्लील, इस तरीके का मतलब होता है। तो देखिए क्रूड, क्रूड मतलब क्या होता है, अपरिष्कृत, है ना, क्रूड ऑयल आप लोगों ने सुना होगा। और ये वर्ड आप लोग जानते होंगे जैसे कि वल्गर, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि आजकल भोजपुरी में बहुत वल्गर सॉन्ग आने लगे हैं, ऐसे आप लोग सुने होंगे, मतलब कि जो अच्छे नहीं हैं, जो कानों को अच्छा नहीं लगते हैं, जो हमारे लिए अच्छे नहीं हैं। तो इसका आंसर हम लोग बॉडी का क्या करेंगे, वल्गर करेंगे। प्राउड मतलब क्या होता है, गर्व होना या घमंड होना। और एरोगेंट मतलब क्या होता है, जिद्दी, स्टबर्न, है ना, हठी होना, है ना, या मूर्ख होना, ऐसा। तो इसका आंसर हम लोग क्या करेंगे, वल्गर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और यहाँ पे हम लोग को सिनोनिम्स फिर पूछा गया है, मतलब सेम मीनिंग आपको बतलाना है। तो यहाँ पे हमारा जो कैल्यूमिनेट है, कैल्यूमिनेट मतलब होता है बदनामी होना। क्या होता है, बदनामी होना। अभी हम लोग को देखना होगा कि इससे जुड़ा हुआ कौन सा वर्ड हमारे साथ है जो इसको रिप्लेस कर सकता है, यानी कि इसके बदले में आ सकता है। तो अप्रूव, अप्रूव तो यहाँ पे नहीं होगा। सिलेंडर, तो सिलेंडर मतलब भी वही होता है, बदनामी होना, है ना, ऐसा। उसके बाद वार्ड मतलब क्या होता है, चेतावनी। और डिले मतलब देर करना, है ना, ऐसा। अप्रूव मतलब स्वीकृति देना। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सिलेंडर, है ना। सिलेंडर याद रखेंगे, बदनामी होना याद रखेंगे। आप कहीं गए थे अपने फ्रेंड के घर सिलेंडर मांगने के लिए, उसने सीधे मना कर दिया कि नहीं नहीं मेरे पास नहीं है, तो आपको लगे यार मेरा बदनामी हो गया, है ना, सिलेंडर, बदनामी। और यहाँ पे जो वर्ड हमारा है कैल्यूमिनेट, तो कैल्यूमिनेट को हम लोग सिनोनिम क्या लिखेंगे, सिलेंडर, है ना। तो आइए यहाँ पे बी आंसर करते हुए हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ मैंने जोड़ दिया है अपोजिट, एंटोनिम्स, उल्टा लिखना है जी, जो दिया है उसका अपोजिट लिखना है। डर्थ, तो डर्थ मतलब क्या होता है, इसका सीटी, कमी। डर्थ मतलब क्या होता है, कमी होता है ना। तो कमी जब होता है, और इसको हम लोग डर्थ पढ़ेंगे, आर यहाँ पे हमारा साइलेंट रहेगा। आर के बाद कभी भी कॉन्सोनेंट आता है, ठीक है ना, तो आर हमेशा साइलेंट हो जाता है, ये ध्यान में रखना है। और आर के बाद अगर हमारा वॉवेल आता है तो आर का वैल्यू रॉ पढ़ेंगे, जैसे एफ ओ आर एम। तो आर के बाद एम यानी कि क्या, कॉन्सोनेंट आ गया, तो आर साइलेंट करेंगे, यानी कि इसको फॉर्म पढ़ेंगे, फ्रॉम नहीं पढ़ेंगे, है ना। और अगर हम लोग लिखते हैं एफ आर ओ एम, तो आर के बाद ओ यानी कि क्या, वॉवेल आ गया, तो इसको फ्रॉम पढ़ेंगे, ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे आर के बाद टी है, तो आर हमारा साइलेंट रहेगा। तो इसका मतलब कमी होता है, क्या होता है, कमी। और यहाँ पे हम लोग का एक्स्ट्रावेजेंस, इसका मतलब अत्यधिक फिजूल खर्ची हो गया। स्कार्सिटी मतलब कमी हो गया, है ना। और अविडेंस मतलब कि धनाढ़ या किसी चीज में की प्रचुरता होना, ऐसा। और स्टोइकल मतलब होता है उदासीन, उदासीन, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अबेंडेंस। क्या हो जाएगा, अबेंडेंस। अबेंडेंस का मतलब होता है प्रचुर। तो यहाँ पे हमारा कमी हो गया, और ये कमी नहीं, इससे आप कहीं जाते हैं किसी चीज़ की कमी होती है, और यहाँ पे एक हो गया अबेंडेंस, मतलब उसकी अधिकता हो गई, अपोजिट सेंस दे रहा है, ऐसा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे 95 नंबर है ना, 95, मॉकिस। तो मॉकिस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सेंटिमेंटल, सेंटिमेंटल, है ना, सेंटिमेंटल। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया, अनसेंटिमेंटल। तो सबसे पहले देख रहे हैं हम लोग को अपोजिट लिखना है, तो इसका अपोजिट है, किसी भी वर्ड में अन लग जाएगा, जैसे एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट अपोजिट हो जाता है। प्लीजेंट, अनप्लीजेंट अपोजिट हो जाता है ना, ऐसा। तो यहाँ पे अनसेंटिमेंटल यहाँ पे है। और यहाँ पे सर्टेन मतलब निश्चित होता है, तेज होता है। और केयर फ्री मतलब जो केयर में फ्री है, ऐसा, है ना। तो यहाँ पे मॉकिस का हमारा सेंटिमेंटल मतलब होता है ना, ऐसा। तो यहाँ पे अनसेंटिमेंटल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उल्टा लिखना है आपको, अपोजिट। तो 95 का आंसर क्या कर लेंगे, ए कर लेंगे। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको हम लोग क्लोज टेस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्लोज टेस्ट। हमारा एक छोटा सा पैसेज है, और इससे जुड़े हुए 5 क्वेश्चंस आपके साथ रहेंगे, और आपको इसके सेंस को पढ़ते हुए डेवलप करना है। ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं तो आप लोग गलती क्या करते हैं कि पहला ब्लैंक्स पढ़ते हैं और फट से खोजते हैं, ये बिल्कुल गलत तरीका है। पहले पूरे सेंटेंस को आपको पढ़ना होगा। अब पढ़ेंगे तो ब्लैंक्स रहेंगे तो पूरा समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये तो समझ में आएगा कि बात प्रेजेंट में चल रही है कि पास्ट में कि फ्यूचर में, बात लड़के की हो रही है कि लड़की की, जानवर का, कुछ ना कुछ सेंस आपका क्या होगा, डेवलप होगा। आइए देखते हैं हम लोग। मशीन्स वर मेड टू बी मैन सर्वेंट्स, येट मैन हैज ग्रोन सो। और यहाँ पे हमारे लिए क्या है, डिपेंडेंट है। यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन है, डिपेंडेंट है, उसके बाद यहाँ पे इंफीरियर है, सबऑर्डिनेट है, और हेल्पलेस है। यहाँ पे ऑन भी लगा हुआ है, देख रहे हैं ना, ऑन। यहाँ पे ये फुल स्टॉप नहीं है, ऑन होगा, यहाँ पे ये एक ही सेंटेंस है, तो डिपेंडेंट हो जाएगा, मशीन पे डिपेंड होना, है ना। येट मैन हैज ग्रोन सो डिपेंडेंट ऑन देम।
मशीनों पे लोग अभी क्या हो गए हैं, जैसे आप लोग भी फेसबुक चलाते हैं, मोबाइल ऑपरेट करते हैं, कंप्यूटर चलाते हैं, कहीं आते जाते हैं, तो सारे में देखते होंगे हम लोग मशीन का यूज, जब से जगते हैं ना सुबह में, मशीन मशीन मशीन, हम लोग मशीन पे एकदम डिपेंड हो चुके हैं ना ऐसा। तो ये एक मैन हैज़ ग्रोन सो डिपेंडेंट ऑन देम, देम किसके लिए आया है, मशीन्स के लिए आया है, ठीक है ना, दैट दे आर इन अ फेयर वे टू बिकम हिज ब्लैंक्स यहाँ पे है। तो आगे हम लोग आगे बढ़ेंगे, चूंकि ब्लैंक्स 2 के लिए आगे आपको देखना पड़ेगा, पहले आपको इसको पूरा पढ़ लेना होगा। एक बार आप पढ़ लिए होंगे, आप एग्जाम दिए हैं, तो हम लोग ये पहला क्वेश्चन में क्या कर लिए, ए में डिपेंड। दूसरे क्वेश्चन के लिए मैं फिर से यहाँ से पढ़ूंगा आपको, फिर हमारा क्वेश्चन आपके साथ जुड़ गया है। आप देखिए यहाँ पे, तो मशीन्स वर मेड टू बी मैन्स सर्वेंट्स, येट मैन हैज ग्रोन सो डिपेंडेंट ऑन देम दैट दे आर इन अ फेयर वे टू बिकम्स हिज। और यहाँ पे क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेटर्स या फिर मास्टर्स, विक्टिम्स, स्लेव्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मास्टर्स, क्या हो जाएगा, मास्टर। विक्टिम मतलब क्या होता है, पीड़ित। स्लेव मतलब क्या होता है, गुलाम, है ना ऐसा। और एडमिनिस्ट्रेट मतलब प्रशासन से जुड़ा हुआ। तो इसमें मतलब कि ऐसा नहीं कि कोई रूल अलग से बनाया जाता है, मशीन कोई भी है तो हम उसके मालिक हुए, आपका मशीन है आप उसके मालिक हुए। तो यहाँ पे हम लोग मास्टर्स का यूज़ करेंगे, किसका यूज़ करेंगे, मास्टर्स। यहाँ पे हम लोग मास्टर्स कर लेंगे 97 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ में जोड़ता हूँ 98। तो 98 के लिए फिर से यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे, ऑलरेडी मेन स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर लाइफ्स लुकिंग आफ्टर एंड वेटिंग ब्लैंक्स मशीन्स। तो वेटिंग के साथ कौन सा प्रीपोजिशन इसमें सूट करेगा, आप बताइए। वेटिंग फ्रॉम होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा। वेटिंग इनटू होता है क्या, नहीं होता है। वेटिंग अंडर होता है क्या, नहीं। वेटिंग क्या होता है, अपॉन। यहाँ पे प्रीपोजिशन से हमारा सवाल था, प्रीपोजिशन का कनेक्शन था इसमें, तो वेटिंग अपॉन कर लेंगे, यहाँ पे हम लोग अपॉन कर लेंगे। 98 में अपॉन कर लेंगे, आगे बढ़ेंगे हम लोग और 99 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे हो गया ना कि वेटिंग अपॉन मशीन्स, आगे पढ़िए। मशीन्स आर वेरी स्टर्न बॉसेस, स्टर्न मतलब क्या होता है, कठोर, है ना। बॉसेस, दे मस्ट बी फेड विद कोल एंड पेट्रोल टू ड्रिंक, उनको जो कि नहीं क्या क्या दिया जाता है, तो कोल मतलब कोयला हो गया, एंड पेट्रोल टू, और दे मस्ट बी, और बी मस्ट बी यानी कि मॉडल वर्ब के बाद बी लगा है, तो इसमें हमेशा V3 का हम लोग यूज़ करते हैं ना। तो यहाँ पे गेव तो नहीं होगा, गिव्स तो नहीं होगा, गिव तो नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, गिवन हो जाएगा। जैसे आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स कैन बी लिफ्टेड बाय मी, यानी कि मॉडल वर्ब के बाद हमेशा V1 होता है, याद रखना। लेकिन मॉडल वर्ब के बाद जो मॉडल वर्ब हमारे 13 होते हैं, उनके बाद अगर बी लगा रहा है तो सेंटेंस पैसिव स्टाइल में हो जाता है, और उसके बाद V3 होता है। दैट्स वाई मस्ट बी ये पैसिव स्टाइल में सेंटेंस है। तो यहाँ पे भी देखिए V3 दिया गया है, और एंड से जोड़ रहे हैं तो दोनों एक जैसा होना चाहिए, ऐसे भी आप सोच सकते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, गिवन पेट्रोल टू ड्रिंक एंड ऑयल टू वॉश विद एंड मस्ट बी केप्ट एट एन टेम्परेचर। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे देख लेते हैं क्या होगा। यहाँ पे टेम्परेचर के पहले पेट्रोल दिया जाता है हमको पीने के लिए, मशीनों को, है ना, कोयले दिए जाते हैं, और उसके बाद एंड ऑयल टू वॉश, धोने के लिए, साफ करने के लिए तेल, है ना ऐसा, विद एंड मस्ट बी केप्ट एट एन टेम्परेचर। तो आउटडेटेड तो यहाँ पे नहीं हो पाएगा ना, आउटडेटेड टेम्परेचर पे रखेंगे तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा मशीन का। ऑप्शनल नहीं, मतलब कि जो होना चाहिए वो अनुकूल होना चाहिए ना उसका। तो ऑप्टिमिस्ट मतलब होता है कि वन हु सी ब्राइट साइड, मतलब आशावादी उसको बोलते हैं, है ना, उसको आशावादी बोलते हैं, इसका कोई कनेक्शन नहीं है। ऑप्टिमम मतलब क्या होता है, अनुकूलन, मतलब कि उसके योग्य। तो जिस मशीन को जितना टेम्परेचर चाहिए उतना ही दिया जाता है ना, उसी के लिए हम लोग स्टेबलाइजर वगैरह का भी यूज़ करते हैं, या बड़े बड़े कंपनियों में और बहुत सारे तरीके होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्टिमम यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी। तो इस तरीके से हम लोगों ने इंग्लिश के जो 25 क्वेश्चन है उसको देख लिया है, और वैभव 100 और BSc एकेडमी पटना से मैं आपसे बात कर रहा हूं। और आगे मैं चाहता हूं कि आप सभी का सिलेक्शन हो, और जो 100 बच्चे हम लोग के साथ जुड़ते हैं, तो अगर वो जो कि नहीं चांदी बन के आते हैं तो हम लोग उसको हीरा बना के बोलेंगे। और बोला गया है कि कौन कहता है कि पीतल बेकार चीज़ है, हाँ सोना तो नहीं मगर फिर भी चमकदार चीज़ है। आप आएंगे पटना में, और वैभव 100 का जो निःशुल्क शिक्षा दान है उसमें आप उसको लेंगे, पढ़ेंगे, और आपका कैरियर ब्राइट होगा। और स्पेशल फोकस किया जाएगा कि जो भी 100 बच्चे हम लोग के साथ जुड़ते हैं, तो अगले 6 महीने से 6 से 8 महीने में वो कहीं ना कहीं जॉब ले, गवर्नमेंट जॉब ले। तो चलिए, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है।
और हम लोग सारे क्वेश्चंस को देख लिए, आप मैच कर लीजिए बढ़िया से इस सेक्शन को। 25 क्वेश्चन जो हम लोगों ने 76 से लेकर के 100 तक देख लिया है, अब मैच कर लीजिए, आप देख लीजिए आपका कितना सही है। फिर जो एक नहीं अगले सिलेक्शन के दौर में आपसे बातें होंगी, हम लोग मिलेंगे। आज इतना ही, दैट्स ओवर, लव यू।